हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आ गए हैं फिर से एक और साइंस चैप्टर के साथ, और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री का हमारे पास चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम गाइस। तो हम आज इसकी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस। अगेन इसमें हम 40 MCQs डिस्कस करेंगे, जैसे हमने फिजिक्स में डिस्कस किया था मोशन चैप्टर का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु डिस्कवर्ड कैनाल रेज? तो कैनाल रेज को पहली बार किसने डिस्कवर किया गया, ये क्वेश्चन है। इन 1886 पेविंग द वे द प्रोटॉन। तो अगेन यार, कैनाल रेज का डिस्कवरी पहले हुआ, उसके बाद प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ गाइस। कैनाल रेज की डिस्कवरी से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, यही बोला जा रहा है। तो पहले कैनाल रेज किसने डिस्कवर किया था? तो कैनाल रेज डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने। ही वाज द फर्स्ट पर्सन एंड लेटर रदरफोर्ड ने इसी का यूज करके प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई, यही बोला जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड पॉजिटिवली charge radiations in a gas discharge which were later identified as protons. ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच सब एटॉमिक, और अगेन एक और बात कही, जो कैनाल रेस थी वो डबली चार्ज हीलियम एटम्स, डबली चार्ज हीलियम आयन से बनी है। आगे बढ़ते हैं गाइस। विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाज आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन? तो जे थॉमसन ने कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया है गाइस इन 1900? तो द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, आइडेंटिफाई किया था उसे। Thomson's experiment with cathode rays proved atoms contain negatively charged। तो गाइस इन्होंने कैथोड रेज का यूज किया था अगेन डिस्चार्ज ट्यूब में, जिससे इन्होंने प्रूव किया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होते हैं, और उसी का इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है गाइस, आगे बढ़ा जाए। और इसी को समझाने के लिए इन्होंने जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, प्रपोज किया था, उसका नाम है क्रिसमस पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। आगे समझते हैं गाइस। इन थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, देखिए गाइस प्लम पुडिंग मॉडल में व्हाट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिवली स्फीयर। तो पहले तो समझते हैं गाइस प्लम पुडिंग मॉडल क्या था। तो बेसिकली इन्होंने बोला जो क्रिसमस का पुडिंग होता है उसमें जो चॉकलेट पार्ट होता है, ब्राउनी पार्ट होता है, वो पूरे क्या है गाइस, वो चॉकलेट पार्ट, ब्राउन पार्ट जो है मेरा, वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव स्फीयर को या पॉजिटिवली चार्ज को। ठीक है गाइस, पॉजिटिव स्फीयर बेसिकली। और यहाँ पे जो नट्स वगैरह हैं या फिर आलमंड्स हैं, जो भी नट्स हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज को। तो बेसिकली पॉजिटिव स्फीयर में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है गाइस, सो द राइट ऑप्शन इज द करेंट्स। तो यही है मेरा नट्स वगैरह, इसी को हम कहते हैं द पुडिंग इटसेल्फ। द थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल व्हाट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव स्फीयर, द करेंट्स, the pudding itself, the plate, the steam। तो राइट आंसर इज गाइस पुडिंग इटसेल्फ। एक्चुअली करेंट्स नेगेटिवली चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, जो नट्स वगैरह है वो वही है करेंट्स गाइस। सो ये पुडिंग इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिवली चार्ज। द पुडिंग इटसेल्फ, द एंटायर एटम वाज अ पॉजिटिव स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड लाइक अ फ्रूट इन अ पुडिंग। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सेम मॉडल इन्होंने इस्तेमाल किया था, मैं इधर एक और चीज़ बता देता हूँ, वाटरमेलन मॉडल, जहाँ पे इन्होंने बोला था जो वाटरमेलन का जो फ्लैशी पार्ट है, जो रेड पार्ट है, वो पूरा क्या है गाइस, वो पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज है। और जो इसमें सीड्स हैं, जो सीड्स हैं, वो जो सीड्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे। व्हाई डिड रदरफोर्ड चूज अ गोल्ड फॉइल फॉर हिज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? तो बात की जा रही है गाइस, रदरफोर्ड जी ने गोल्ड फॉइल क्यों चूज किया था। ठीक है, सो गोल्ड फॉइल क्यों चूज किया था, पहले तो मैं आपको एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली रदरफोर्ड ने क्या किया था, यहाँ पे एक सोर्स रखा था जो कि क्या था, रेडियो एक्टिव सोर्स था, और यहाँ से अल्फा रेज ऐसे ऐसे जाती हैं, कहाँ पे हिट करती हैं, इधर पे गोल्ड फॉइल था गाइस, दिस माई गोल्ड फॉइल। और गोल्ड फॉइल आपको पता रहना चाहिए 1000 एटम थिक है गोल्ड फॉइल, मतलब कि बहुत पतला। और यहाँ पे इसके अराउंड पूरे डिटेक्टर्स लगे हैं। तो जैसे ये रे हिट करती है तो ये क्या करती है, रीबाउंड करती है गाइस, इसीलिए हमें पता लगता है कि बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पे यही किया था रदरफोर्ड ने। बट इन्होंने गोल्ड फॉइल का ही क्यों इस्तेमाल किया, तो ये पूछा जा रहा है, क्योंकि गाइस गोल्ड फॉइल बहुत थिक है, बहुत ही थिन है। कितना थिन है, 1000 एटम थिन है गाइस, 1000 एटम, इसका थिकनेस इतना सा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना थिन है। तो इससे हमें पता लग सकता है कि जो एटम है, एटम से बहुत आसानी से ये डिटेक्ट कर सकता है जो रेज है, कोई पार्टिकल, मतलब कि बीच में कोई कंडेंस्ड मैटर है कि नहीं, न्यूक्लियस जैसा। ठीक है, तो यही पता लगा लिया था रदरफोर्ड ने अल्फा रेज पास करवा के उधर से। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो राइट ऑप्शन इट इज शाइनी टू गेट द थिनेस्ट लेयर, टू गेट द थिनेस्ट लेयर इज माई राइट ऑप्शन। टू गेट द थिनेस्ट लेयर, गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल मेटल, आप डायरेक्टली ये लिख दीजिएगा इस रीजन, गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल मेटल अलाउइंग अ लेयर ऑफ 1000 एटम्स थिक। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वाटर अल्फा पार्टिकल, अभी गाइस मैंने बताया था डबली चार्ज हीलियम आयंस, सो हाई एनर्जी प्रोटॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, डबली चार्ज हीलियम आयंस, आपको ये पता रहना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट, doubly charged helium ion alpha particle are helium nuclei with a mass of 4 mu and +2 charge. Most alpha particle pass straight through the foil. तो कहीं जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या हुआ, जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल में ऑफकोर्स अभी मैंने बताया कि इसको चूज किया गया था, क्यों चूज किया गया था, तो इसमें एटम में बहुत सारी स्पेस खाली रहती है, ठीक है ना, ये उन्होंने पता लगाया था, उनका एक प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे बहुत सारी अल्फा रेज बिना किसी डिफ्लेक्शन से पास हो गई, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी स्पेस तो खाली है। सो बीच में न्यूक्लियस है इधर। सो इससे क्या हुआ, तो इन्होंने ये कंक्लूजन पे आए कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। दिस प्रूव्स, ये क्या प्रूव करता है, एटम इज सॉलिड, ये नहीं प्रूव करता, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, एटम में बहुत सारी जगह खाली है, ये प्रूव करता है। फॉर एग्जांपल आप अंदाजा लगाइएगा, मैं एक एनालॉजी आपको देता हूँ, एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है और उसमें अगर एक डस्ट पार्टिकल उड़ रहा है, तो ये डस्ट पार्टिकल जितना मेरा न्यूक्लियस है, आप समझ जाइए एटम के अंदर, और पूरा बड़ा सा ऑडिटोरियम मेरा एटम है, तो कितनी सारी खाली जगह है उधर। तो ऐसा ही है हमारा एटम। आगे बढ़ते हैं। एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस सिंस मोस्ट पार्टिकल्स वर नॉट डिफ्लेक्टेड, रदरफोर्ड कंक्लूडेड द एटम इज मोस्टली वॉइड, वॉइड मतलब एम्प्टी। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच साइंटिस्ट क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग एटॉमिक न्यूक्लियस। तो कौन से साइंटिस्ट ने एटॉमिक न्यूक्लियस निकाला था जिससे कि उन्हें क्रेडिट दिया गया इसका, तो राइट ऑप्शन इज अर्न्स्ट रदरफोर्ड, एब्सोल्युटली, ठीक है। हिज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिवील्ड अ डेंस पॉजिटिव सेंटर इनसाइड द एटम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज। सो यही एक्सपेरिमेंट में गाइस रदरफोर्ड ने आगे चल के हमें न्यूक्लियस के साइज के बारे में भी नॉलेज दी थी, और वो कितना था मैं एक आपको अंदाजा बता दे रहा हूँ। ये जैसे कि ये मेरा अगर एटम है, तो एटम अगर ये है और ये मेरा न्यूक्लियस है गाइस, तो इसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस था वो 1,00,000 गुना छोटा था, मतलब 1,00,000 गुना छोटा था, स्मॉलर था न्यूक्लियस, इतना छोटा था न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 1,00,000। उसका जो रेडियस है गाइस, आई एम सॉरी, उसका जो रेडियस है, रेडियस इतना 1,00,000 टाइम्स स्मॉलर था। तो राइट ऑप्शन इज 1,00,000 मतलब कितने 5 जीरोस गाइस, तो 5 जीरोस इसमें है, तो राइट ऑप्शन इज 1,00,000 टाइम्स। इधर पे भी 10 टू द पावर 5 टाइम्स, ये भी वही है, बट इधर पे स्मॉलर लिखा है, तो राइट ऑप्शन ये है गाइस, ऑप्शन डी, ठीक है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स स्मॉलर। So measurement show the nucleus is roughly 1,00,000 times smaller than the atom. आगे बढ़ते हैं गाइस। Bohr's shells are labeled with which letter starting from center? तो अगर आपको पता होगा गाइस, आगे चल के बोर्स आए थे जिन्होंने रदरफोर्ड के जो खामियां थी उसको डिस्प्रूव किया था, करेक्ट किया था बोर्स ने आगे चल के। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था गाइस, उसमें मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इधर पे। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो एटम है वो ऑफकोर्स उसके अंदर खाली स्पेस तो है, वो सब ठीक है, बट उसमें ऑर्बिट्स रहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स रहते हैं, मतलब कि एटम के अंदर ऑर्बिट्स रहते हैं, जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है गाइस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन्होंने ये बताया था। और ये ऑर्बिट्स को उन्होंने क्या किया था, नेम किया था, लेबल किया था, कैसे, के एलिमेंट शेल से लेबल किया था गाइस, के एल एम सो ऑन एन सो ऑन, ठीक है ना। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज किया था, साथ ही साथ उन्होंने न्यूमेरिक वैल्यू भी दी थी। इसको बोला था, शेल को बोला था उन्होंने एन से एन इज इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, इसी को इन्होंने एनर्जी लेवल्स भी कहा था गाइस, जिससे कि अलग अलग ऑर्बिट में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ते जाएगी, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज के एल एम एन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्बिट्स आर लेबल्ड के एल एम एन। नेक्स्ट, इन 1932 विच सबएटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने गाइस किस पार्टिकल को डिस्कवर किया था, सबएटॉमिक पार्टिकल को। हमने देख लिया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को किया था, फिर रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को किया था, बेसिकली न्यूक्लियस पूरा बताया था, फिर आगे चल के जेम्स चैडविक ने डिस्कवर कर दिया न्यूट्रॉन को, ठीक है गाइस। तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, द राइट ऑप्शन इज द न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चैडविक फाउंड अ न्यूट्रल पार्टिकल विथ मास नियरली इक्वल टू अ प्रोटॉन। तो इन्होंने आगे न्यूट्रल पार्टिकल पाया जिसका मास ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है प्रोटॉन के मास के, इक्विवेलेंट इन्होंने पाया, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं गाइस। विच एटम्स न्यूक्लियस कंटेन नो न्यूट्रॉन्स। कौन से एटम के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं रहते हैं, नो न्यूट्रॉन, जीरो न्यूट्रॉन्स रहते हैं गाइस, ये आपको पता रहना चाहिए। राइट ऑप्शन इज हाइड्रोजन। तो गाइस हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं जिसके बारे में बात करेंगे आगे आराम से। आइसोटोप मतलब डिफरेंट फॉर्म, आप अभी ऐसे समझ जाइए। उसमें से एक आइसोटोप में हमारे जीरो न्यूट्रॉन रहते हैं। द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन, ठीक है गाइस। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अब गाइस अगेन जैसे हम बात कर रहे थे, नील्स बोर ने बताया था डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, और इन्होंने गाइस आगे चल के ये भी बताया कि ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स में
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी कितनी कैपेसिटी हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितनी, इनकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, ये इन्होंने एक फॉर्मूला से बताया। उनका जो फॉर्मूला था वो था 2n², ठीक है। तो हम ऐसे समझते हैं KLM अलग अलग शेल्स हैं, इनकी n की वैल्यू के हिसाब से अगर मैं 2n² में वैल्यू पुटअप करूं तो मुझे पता लग जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो फॉर एग्जांपल इधर पे अगर हम देखें k n=1 में अगर मैं पुटअप करूं, फॉर एग्जांपल n=1 में अगर मैं फॉर्मूले में पुटअप करूं 2 1² तो ये कितना हो जाएगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही आगे चल के मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे ही आप निकाल लीजिए 2 2², ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन सो ऑन, ओके, 2 8 18 आपको ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बताया डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल्स में कितने हो सकते हैं उनकी कैपेसिटी, तो दैट इज द 2n² इज माय राइट ऑप्शन। शेल n कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2n² इलेक्ट्रॉन, ठीक है गाइस। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द एल शेल, अभी हमने किया गाइस एल शेल की कैपेसिटी कितनी होगी, अगेन के एल का जो वैल्यू है, एन का वैल्यू क्या है गाइस, एल में 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो इसमें अगेन आप फॉर्मूला यूज किए जो बोर्स ने दिया था 2n², तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 × 1² दैट इज 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई एम सॉरी इधर 2 होगा ना यार, सो 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन अकोमोडेट इज 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 14, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्होंने गाइस एक और चीज बताई, जो आउटर मोस्ट है हमारा, बेसिकली अगेन हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं गाइस, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है आपका, के एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन मैं इसे कहता हूं। मतलब ये जो बोर्स मॉडल ने दिया था इसकी मदद से हम बताते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है उसकी वैलेंसी क्या होती है गाइस, उसकी वैलेंसी क्या होती है। तो हम उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को उसके डिफरेंट ऑर्बिट्स में फिल करना शुरू करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट दैट बोर्स हैज गिवन। अब इसमें बोर्स ने एक और बात बताई थी गाइस, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं कोई भी शेल में, आपको पता रहना चाहिए 8 होते हैं गाइस। तो 8 मतलब ऑक्टेट, इन्होंने इसको बोला ऑक्टेट, मतलब कि जो इधर पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है गाइस, इसका एक और नाम होता है वेलेंस शेल। तो वेलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इन्होंने ये बोला था, ठीक है। अगेन अगर ये कंप्लीट है तो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इवन इफ अ शेल हैज मोर कैपेसिटी द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज लिमिटेड टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो गाइस क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बताया था क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, अब इसको अप्लाई करते हैं। तो इधर सोडियम का सिंबल है और यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर दिया जाएगा गाइस, आपको पता रहना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं गाइस, कि एलिमेंट शेल लिखते हैं ऐसे। अब इसमें 11 जो एटॉमिक नंबर है, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करूंगा गाइस, फिल करूंगा। तो इसकी कैपेसिटी 2 है, तो इधर पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। इसकी कैपेसिटी कितनी है गाइस, एल की कैपेसिटी मेरी कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे टोटल 11 थे, 11 में से 2 इधर आ गया, तो कितने बचे गाइस, 9 और बचे। तो यहाँ पे 9 तो आ नहीं सकते, इसकी कैपेसिटी 8 है तो 8 ही आएगा। तो 2 8 10 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, वो एम शेल में चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब गाइस हम क्या बोलते हैं, अब इसको स्टेबल होना है, जो सोडियम एटम है, मैंने बोला था गाइस स्टेबल होना है। मेरा एम शेल जो है गाइस, ये मेरा आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल, इसी को मैं वैलेंस शेल कह देता हूं। अब इधर से जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये डिसाइड करेगा इसकी स्टेबिलिटी। अब या तो एटम क्या कर सकता है, सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी है, हमने बोला था कि आउटर मोस्ट में ऑक्टेट रहना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए। अब या तो इसको कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए जिससे कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके फुल हो जाए, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा इस, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो ऑब्वियसली ये मेरा आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा, जो कि एल शेल है। एल शेल में ऑफ कोर्स 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरा 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट बन जाएगा। तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो इसका मतलब ज़्यादा बेटर इजी क्या रहेगा एटम के लिए, लूज करना इजी रहेगा गाइस, क्योंकि लूज करने में थोड़ी कम एनर्जी लगेगी, तो ये लूज कर जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा रेदर देन गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जो वैलेंसी होगी, जब कभी भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है गाइस, ये याद रखिएगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हम बोलते हैं, ठीक है, इंडिकेट करते हैं उसको, लूजिंग को पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहाँ पे +1 का चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो +1 हम लिखते नहीं है, सो Na+ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज 281 गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 16, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब यहाँ पे बात की जाती है कि इस कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो सिंपल सी बात है गाइस, एक वर्ड में अगर मैं बता दूं आपको तो यही तो होता है मेरा वैलेंसी, डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी आप याद रखिएगा गाइस। कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं हम। क्यों कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, अगर मैंने एक आयनिक बॉन्ड रखा इधर लिया एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे जो सोडियम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन सोडियम का एटम है और वन क्लोरीन का एटम है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी +1 है, इसकी -1 है, इसीलिए तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी 1 है। अगर मैं इधर पे देखूं Al2O3, यहाँ पे Al की वैलेंसी +3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, ठीक है। तो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसकी 3 है, इसकी 2 है, बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो राइट ऑप्शन इज वैलेंसी। वैलेंसी डिफाइंस हाउ मेनी एटम्स गेन्स, लूज और शेयर्स इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने गाइस गेन और लूज के बारे में आपको बता ही दिया। गेन या लूज करता है, जब भी गेन करता है एटम तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये आप समझ जाइए, और लूज करता है तो पॉजिटिव। और यहाँ पे कुछ केसेस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज नहीं करके शेयरिंग करते हैं, ठीक है ना, ठीक है गाइस, तो शेयरिंग करते हैं, उसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोरीन एटम। तो यहाँ पे हम बोलते हैं गाइस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोरीन एटम। तो याद रखिएगा गाइस, ये क्वेश्चन जो है इसको बड़ा ध्यान से आप करिएगा। तो यहाँ पे इसने बोला है Cl- एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पहले तो आप Cl की वो लिख लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, KLMN शेल में इसको लिख लीजिए अच्छे से, कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, 2 8 10 बचा 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो आउटर मोस्ट में 7 है गाइस, तो ऑफकोर्स क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाता है तो बहुत आसानी से ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब एक अगर गेन करेगा तो क्लोरीन पे जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव का, -1, ठीक है। तो यही आपके क्वेश्चन में दिया है। अब पूछा गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ Cl- एटम। Cl- याद रहे, Cl- में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए ये रहा। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे इस 7 + 1 8। तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए इस वैलेंस में, कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस शेल में हो गए मेरे कितने गाइस 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आउटर मोस्ट में अब 8 आ गए, एक गेन कर लिया ना उसने, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, रिजल्टिंग इन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, थोड़ी देर पहले हमने इसका जिक्र किया था, और जब भी KLMN कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, आपको क्वेश्चन आ गया तो आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा। तो एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता है गाइस, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है गाइस, ठीक है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल कितना है जो कि प्रोटॉन्स है, दैट इज माय राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड टोटल प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मास नंबर। तो कई एक और बात इधर पे, एटॉमिक नंबर जो रहता है इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, आप याद रखिएगा Z है, ठीक है, कैपिटल Z। यहाँ पे मास नंबर, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं गाइस कैपिटल A से। ये क्या होता है, तो मास नंबर अगेन गाइस, अगेन हमने देखा था एटम, एटम के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन, और एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होता है गाइस, अगर मैं सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दूं तो वही उनका जो मास होगा वही मेरा क्या होगा, मास नंबर होगा, सिंपल। तो बेसिकली सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज माई कैपिटल A। सो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और दूसरी एक और छोटी सी नोट गाइस, इधर छोटा सा नोट आप याद रखिए, हम जो एटम का जो मास देते हैं वो न्यूक्लियस से ही देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, मेकअप द टोटल मास, टोटल मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी गाइस छोटा रहता है, नेग्लिजिबल रहता है, उसको अवॉइड करते हैं हम। और एक और चीज गाइस, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, एक नया टर्म न्यूक्लियॉन्स। आगे बढ़ते हैं, एटम्स विद सेम Z बट डिफरेंट A आर कॉल्ड। अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई एटम है गाइस, देखिए इधर पे हम क्या करते हैं गाइस, एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप याद रखिए, कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी भी उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास ऊपर, सॉरी मास नंबर ऊपर लिखते हैं। एटॉमिक मास डिफरेंट है गाइस और मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे मास नंबर हम इसको बोलेंगे, तो यहाँ पे ये लिखते हैं मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास हमने देखा था 1/12 ऑफ C12। तो यहाँ पे एटम्स विद सेम Z, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट A आर कॉल्ड, तो इसको हम सिंपली आइसोटोप कहते हैं गाइस। आगे इसको समझते हैं, आइसोटोप हमने अभी बात किया था ना, हाइड्रोजन का भी आपने देखा था। ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल होते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आइसोटोप इधर लिख देता हूँ, पहले आपने पढ़ रखा होगा C12 और C14
14 आइसोटोप के बारे में, आई होप सो। ये कार्बन के ही दो फॉर्म्स हैं और हम इसको कंसिडर करते हैं अपना एटॉमिक AMU निकालने के लिए। अगर आपने एटम्स मॉलिक्यूल अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें आपको ये पता होगा, या तो आप वीडियो चेकआउट करिएगा उसमें हमने देखा है। तो यहाँ पे ये दो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। आगे हम और आइसोटोप्स को देखते हैं अच्छे से। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ वेरिंग न्यूट्रॉन काउंट्स। तो आइसोटोप्स क्या होता है गाइस, एक बार चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं इसको। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं गाइस दो आइसोटोप्स का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ C12 और C14 आइसोटोप्स। तो C12 में गाइस हम समझते हैं C कार्बन जो है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है गाइस, वो है मेरा यहाँ पे 6। सो यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा गाइस 12, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। आप समझिए ये A की वैल्यू 12 हो गई। Z मतलब क्या होता है, P होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, हमने पढ़ा था। तो ये क्या है, यहाँ पे A मतलब जो होता है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे A जो होता है, A मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दोनों होता है ना, एटॉमिक मास नंबर, है ना, ये हमने देखा था। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो यहाँ पे हमने देखा कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पे 6 हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 6 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, और टोटल एटॉमिक जो मास नंबर होगा इसका वो कितना होगा, 12 होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे को कितने आ जाएंगे इस यहाँ पे मेरे को आ जाएगा 12 माइनस 6 दैट इज 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो मुझे आया गाइस यहाँ पे 6 है। तो याद रखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या आया गाइस, यहाँ पे न्यूट्रॉन जो मेरा आया वो 6 आया, हमें न्यूट्रॉन से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे C14 में क्या आएगा, फिर से आप इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे प्रोटॉन अगेन वो 6 रहेगा, बट यहाँ पे एटॉमिक मास डिफर करेगा गाइस, जो कि 14 हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम इसको C14 कहते हैं। अगर ये एटॉमिक मास 14 है तो आप फिर से कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है। अगर ये 14 है तो मुझे पता है एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है इज इक्वल टू 14। प्रोटॉन क्या है गाइस मेरा, यहाँ पे 6 है, देखिए प्रोटॉन 6 है, एटॉमिक नंबर n इज इक्वल टू 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे जो निकल के आएगा गाइस वो क्या आएगा, 14 माइनस 6 दैट इज माई 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गाइस, इधर पे न्यूट्रॉन काउंट क्या आया, 8 आया, और यहाँ पे न्यूट्रॉन काउंट क्या आएगा, 6 आया, ठीक है। तो इधर से आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आइसोटोप्स होते हैं वहां पे जो न्यूट्रॉन काउंट होता है, न्यूट्रॉन के नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बट सेम प्रोटॉन नंबर होते हैं। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे भी 6 है। आई होप आपको पूरा क्लैरिटी मिल गया होगा इसमें। सो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद वेरिंग न्यूट्रॉन काउंट्स, इसीलिए हमने कहा। अब न्यूट्रॉन काउंट अगर डिफरेंट है तो वो मास नंबर को भी चेंज कर देगा, इसीलिए हम इसको कह देते हैं ऐसे भी, सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप एक और ट्रिक से समझ सकते हैं, P मतलब प्रोटॉन होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें सेम रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो विच आइसोटोप इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यहाँ पे आइसोटोप, कौन सा आइसोटोप एलिमेंट्स का एज अ फ्यूल यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो गाइस ये किसका हम यूज करते हैं, यूरेनियम, आयोडीन, कार्बन, कोबाल्ट। राइट ऑप्शन इज गाइस यूरेनियम, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव मेटल होता है, ठीक है। यूरेनियम आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर इन न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। विच आइसोटोप इज यूज्ड स्पेसिफिकली टू ट्रीट गॉइटर। तो गॉइटर जो गाइस हमारे थायराइड हार्मोन में जो थायरॉक्सिन होता है वो अगेन प्रोड्यूस नहीं होता है तो ये गॉइटर हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे गॉइटर को हम ट्रीट करने के लिए किसका यूज करते हैं गाइस, आयोडीन का यूज करते हैं, आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज करते हैं। तो आयोडीन आइसोटोप्स आर यूजुअली मेडिकली टू ट्रीट थायराइड कंडीशन। तो आयोडीन आइसोटोप का हम यूज करते हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं। विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए गाइस किसको यूज करते हैं, तो राइट ऑप्शन इज अगेन यूरेनियम नहीं, आयोडीन नहीं गाइस, कोबाल्ट हमारा ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन कोबाल्ट, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट यूज्ड इन रेडियोथेरेपी टू किल कैंसर सेल्स। आगे बढ़ा जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 24 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर। अगेन गाइस अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया यहाँ पे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बट सेम मास नंबर, ठीक है गाइस। अब आप समझिए यहाँ पे अगर मैं दो एटम लेता हूँ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, Z एटॉमिक नंबर और M मास नंबर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इस पिछले केस में हमने देखा सेम एटॉमिक नंबर थे बट डिफरेंट मास नंबर थे। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है गाइस, यहाँ पे एलिमेंट्स ही डिफरेंट है, यहाँ पे एलिमेंट्स ही डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स। तो XX मैं नहीं लूंगा गाइस, ये XX नहीं लूंगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको Y कर दूंगा, हम इसको Y कर देंगे गाइस। तो यहाँ पे ये एक चीज कंफर्म होगी विथ द सेम मास नंबर, यहाँ पे मास नंबर सेम रहेगा
सो मास नंबर सेम रहेगा गाइस। और अगेन क्या एटॉमिक नंबर सेम रहेगा क्या? एटॉमिक नंबर तो डिफर ही करेगा क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो Z नहीं होगा, ये अलग होगा गाइस, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इधर डिफरेंट रहेंगे। हम इसका एग्जांपल लेते हैं आगे चल के गाइस। तो राइट ऑप्शन इज आइसोबार्स, इसी को मैं कहता हूँ गाइस आइसोबार। एक बार सम अप कर देता हूँ। डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं गाइस, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं। बस आपको याद रखना है गाइस, एलिमेंट्स डिफरेंट रहते हैं, बट यहाँ पे जो मेरा मास नंबर है, अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो गाइस एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर Z भी डिफरेंट होगा, ठीक है, Z भी डिफरेंट होगा, बट जो मास नंबर होगा गाइस वो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, विद द सेम मास नंबर। सो आइसोबार्स हैव डिफरेंट प्रोटॉन काउंट्स, तो यहाँ पे जो इसका प्रोटॉन काउंट होता है गाइस वो डिफरेंट रहता है। पिछले केस में हमने क्या देखा था? न्यूट्रॉन काउंट डिफरेंट रहता है। किसके केस में? आइसोटोप्स के केस में न्यूट्रॉन का काउंट डिफरेंट रहता है। मैं इसको प्रूफ करूंगा गाइस अभी। बट आइडेंटिकल मास नंबर्स, यहाँ पे आइडेंटिकल मास नंबर रहता है गाइस। तो मैं अभी इसको गाइस आपके सामने प्रूफ करता हूँ इसे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे इस आर्गन की और हम बात करें कैल्शियम की, तो अगर आप समझें इधर पे, जो कैल्शियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। जो आर्गन होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है गाइस? इसका आपका पास एटॉमिक नंबर 18 होता है। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है और आर्गन का एटॉमिक मास भी 40 होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम गाइस इधर पे सेम इसके क्या है? एटॉमिक मासेस हैं और ये डिफरेंट एलिमेंट है, एक आर्गन है कैल्शियम है, तो ये क्या हो गया मेरा? दिस बिकम्स आइसोबार्स। गॉट इट? आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के काउंट के बारे में बात करें तो आप समझिए, इधर पे एटॉमिक नंबर 40 है, इधर पे एटॉमिक नंबर 40 है। तो अगर A 40 है मेरा, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है गाइस? अभी मैंने बताया था सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, 40। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं गाइस? 18 है। तो यहाँ पे अगर आप 18 प्लस n रखेंगे 40 और n कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 40 माइनस 18, जो कि आपको आ जाएगा 22। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप देख सकते हैं 22 आया। और यहाँ पे क्या आएगा गाइस? A 40 है, तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर, ठीक है, 40। तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है गाइस वो 20 है, 20 प्लस n इज इक्वल टू 40। देख सकते हैं प्रोटॉन क्या है गाइस? 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 माइनस 20 दैट इज 20। तो यहाँ पे एक चीज देखिए गाइस, यहाँ पे न्यूट्रॉन काउंट क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो न्यूट्रॉन काउंट इधर डिफरेंट आ रहा है, तो ये आपको एक छोटा सा नोट पता रहना चाहिए। न्यूट्रॉन काउंट डिफरेंट रहता है, प्रोटॉन्स इधर क्या रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं। न्यूट्रॉन काउंट डिफरेंट रहता है, मास नंबर सेम रहता है, ओवरऑल मास जो होता है ना गाइस वो सेम होता है, ठीक है ना। सो डोंट गेट कंफ्यूज गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक आपको लग सकता है, बट थोड़ा सा आराम से आप देखिए, इसे समझ में आ जाएगा आपको। बट आइडेंटिकल मास से, मास नंबर से लिखा है ना गाइस, आइडेंटिकल मास नंबर। आगे बढ़ा जाए। कैल्शियम नंबर 20 एंड आर्गन नंबर 18 आर आइसोबार्स। तो सही बात है गाइस, अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और ये आर्गन इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो ये दोनों क्या हैं? आइसोबार हैं। क्यों आइसोबार हैं? डिफरेंट एलिमेंट से पहली चीज तो, और दूसरा क्या है गाइस? इसका जो एटॉमिक मास होगा वो सेम होगा। बस आपको एटॉमिक मास देखना है इधर पे और कुछ नहीं देखना गाइस। यहाँ पे न्यूट्रॉन के काउंट में मत जाइए, आप प्रोटॉन के काउंट में मत जाइए, खाली एटॉमिक मास देखिए। ए की वैल्यू सेम है क्या? हाँ सेम है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया न्यूट्रॉन या प्रोटॉन निकालने के लिए या न्यूट्रॉन निकालने के लिए पूछा जाएगा तो आप कैलकुलेट करिएगा। तो राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर सी, 40, ठीक है। बोथ एग्जिस्ट विद द मास नंबर ऑफ 40 डिस्पाइट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, तो ऐसा भी रहता है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। हु प्रपोज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। तो अगेन गाइस ये यहाँ पे बात करते हैं, हु प्रपोज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किसने प्रपोज किया? रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। तो ये बात किसने की थी गाइस? ये बात मैं आपको इधर थोड़ा सा कंटेक्स्ट देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो मॉडल था रदरफोर्ड का, उन्होंने क्या बोला था गाइस? उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो घूमते तो हैं, रिवॉल्व तो करते हैं ऑर्बिट में, बट क्या होता है वो रिवॉल्व करते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीटली कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते जाएंगे डिस्क्रीट ऑर्बिट में। अब यहाँ पे गाइज एक बात इधर पे फॉल्ट लगती है इनकी स्टेटमेंट में, जो रदरफोर्ड ने कहा कि इन्होंने कहा कंप्लीटली रिवॉल्व करते जाएंगे। क्या लगती है गाइज? हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी के हिसाब से कि कोई भी अगर एक्सेलरेटिंग बॉडी है वो क्या करती है? एनर्जी रेडिएट करती है, एनर्जी रेडिएट करती है। और ये करने से क्या होगा गाइज? वो एक दिन न्यूक्लियस में गिर जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात रदरफोर्ड अच्छे से समझा नहीं पाए कि वो न्यूक्लियस में गिरेगा। वो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेगा और स्टेबल रहेगा।
तो ये गलत हो जाता है गाइस। तो जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो दिया किसने, हमारे बोर्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो स्टेबल अपने में खुद में स्टेबल होता है। और वो कब स्टेबल हो सकता है, जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करें। डिस्क्रीट ऑर्बिट मतलब क्या, डिफरेंट ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है वो एक कुछ स्पेसिफिक नंबर होता है। जैसे हमने बात किया था गाइस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही साथ में रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में स्टेबल रहेंगे। किसी दूसरे ऑर्बिट में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो आपस में स्टेबल रहेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहेंगे। तो एक कुछ अगर इलेक्ट्रॉन इतने नंबर के साथ रहे तो स्टेबल रहेगा। डजेंट मैटर एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एक्सेलरेटिंग कर रहा है, ये सब कुछ नहीं बताया उन्होंने। सिंपली बोला कि इलेक्ट्रॉन्स क्वांटाइज्ड होकर अगर एग्जिस्ट करेंगे तो वो स्टेबल रहेंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। विथआउट रेडिएटिंग एनर्जी, तो ये किसने बताया, हु प्रपोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट विथआउट रेडिएटिंग, वो रेडिएटिंग एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, ये बताया गाइस हमारा नील्स बोर ने। नील्स बोर ने इसको जस्टिफाई किया, ठीक है। वो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एटम स्टेबिलिटी बाय पोस्टुलेटिंग स्टेबल ऑर्बिट। तो गाइस यहाँ पे देखिए बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आता है। हम धीरे धीरे इधर क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ते हैं गाइस, क्वांटम फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वांटम के रूल्स अलग होते हैं, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने क्लासिकल फिजिक्स पढ़ा है उसके रूल्स अलग होते हैं। वो क्या कहता है, एक्सेलरेटिंग बॉडी अगर रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी लूज करेगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रिवॉल्व तो कर रहा है, एक्सेलरेटिंग बॉडी तो है, बट वो स्टेबल है, फिर भी एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। तो इन्होंने इस चीज को इलेक्ट्रॉन के नंबर को क्वांटाइज करके इसको थ्योरी को प्रपोज किया, एटम स्टेबिलिटी। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रफली डैश दैट ऑफ ए प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास गाइस कितना होता है, रफली दैट ऑफ ए प्रोटॉन, कितना होता है प्रोटॉन के कितना होता है वो पूछा जा रहा है, 1/2000 इक्वल। तो मास क्या होता है गाइस, इक्वल तो होता नहीं है, प्रोटॉन काफी हैवी होता है, प्रोटॉन 1/2000 टाइम हैवी होता है गाइस, ठीक है ना, सॉरी 2000 टाइम्स हैवी होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है गाइस, 1/2000 टाइम लाइटर होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर मच लाइटर देन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमने समझा गाइस इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है गाइस, तो आपको पता रहना चाहिए, एटॉमिक नंबर 8 है। सिंपली गाइस केलेमन आप कर दीजिए, इधर केलेमन शेल से वैलेंसी निकाल लीजिए। तो नंबर 8 है इसका, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितना है गाइस, 6 है। तो इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब ऑक्टेट पूरा करना है इसको। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा। गेन करेगा तो इस पे एक तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कितना गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 माइनस हो जाएगा गाइस। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 माइनस। आगे बढ़ते हैं गाइस। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू रीच 8 इन इट्स आउटर शेल। ऑक्टेट बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर गाइस अगेन आप खुद भी कर सकते हैं, आप ये KLM। तो अगेन आउटर मोस्ट में इधर इसका 12 है एटॉमिक नंबर, तो इधर पे 2 होगा, इधर पे 8 होगा, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन और इसे चाहिए, टोटल हो गए 10। सो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर पे अगर हम फिल कर देंगे तो ये आउटर मोस्ट में इसके 2 हैं। अब या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा गाइस, 6 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा। तो बेटर इजी क्या रहेगा इसके लिए, लूज करना इजी रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लूज कर जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, लूज करने में कम एनर्जी लगेगी। तो आउटर मोस्ट में कितने बच जाएंगे इसके, ये आउटर मोस्ट बन जाएगा, वैलेंस शेल में बच जाएंगे ऑक्टेट, हेंस इट इज स्टेबल। तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल बनेगा, 2। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा Mg+2। आगे बढ़ते हैं गाइस। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, इन नोटेशन N714। तो गाइस अभी मैंने आपको नोटेशन दिया था N714। व्हाट डज द नंबर 7 इंडिकेट, तो 7 क्या इंडिकेट करता है गाइस, ये इंडिकेट करता है Z को, दैट इज एटॉमिक नंबर Z, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर इज माय राइट ऑप्शन। द सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही होता है मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन नंबर 6। तो अगेन गाइस आप इसको कर लीजिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, KL। तो 2,4। तो यहाँ पे जो ये केस है गाइस, ये स्पेशल केस है, यहाँ पे 2 4 हो गया। तो आउटर मोस्ट में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है गाइस। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है तो अगेन कार्बन के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले और ये स्टेबल हो जाए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और फिर भी इसके आउटर मोस्ट में 2 बचेगा, जो कि अगेन वो स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड कर देगा। तो लूज कर दे तो भी वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, लूज कर दे तो भी वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे बट गाइस जो कार्बन है वो दोनों में से कुछ नहीं करता है एक्चुअली, लूज या गेन नहीं करता है गाइस। ये क्या करता है, ये शेयरिंग करता है, आपको पता रहना चाहिए, ये शेयरिंग करके स्टेबल होता है। तो कार्बन कौन सी कैटेगरी में आ जाता है गाइस, ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड कैटेगरी में आ जाता है, जिसको मैं कहता हूँ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है गाइस कार्बन, ठीक है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स देखे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सब एग्जांपल जो गाइस हमने देखे, ये सारे क्या है मेरे, ये सारे क्या है मेरे, ये आयोनिक बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं।
और आयोनिक बॉन्ड जो होता है गाइस वो क्या होता है, उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब लूज गेन होगा। इधर पे क्या होता है गाइस, शेयरिंग होता है, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस है, आगे चल के आप इसके बारे में पढ़ेंगे हायर स्टैंडर्ड में। तो द राइट ऑप्शन इज 2,4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 32, विच नोबल गैस हैज अ वैलेंसी ऑफ 0, कौन सी नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है डिस्पाइट हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नोबल गैस गाइस आपको पता रहना चाहिए अपने में बहुत स्टेबल होती हैं, नोबल गैस अपने में बहुत स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या, मतलब इनका आउटर मोस्ट जो शेल होता है, वैलेंस शेल होता है, वो हमेशा फिल्ड रहता है। क्या रहता है गाइस, फिल्ड रहता है। मतलब ये फिल्ड रहता है, इसका मतलब ना तो ये कभी गेन करता है, गेन करता है, ना तो कभी ये लूज करता है गाइस, ना तो कभी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दोनों ही नहीं करता है। और हमेशा आउटरमोस्ट स्टेबल रहता है, आउटरमोस्ट शेल फिल्ड रहता है डिस्पाइट हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण फिर भी ये फिल्ड रहता है। तो राइट ऑप्शन इज, ऐसा किस कौन सी नोबल गैस में दिखता है गाइस जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा नोबल गैस है, नियॉन, आर्गन नहीं है, हीलियम, हीलियम इज माय राइट ऑप्शन गाइस, ठीक है। हीलियम इज ओनली के शेल इज फुल विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग इट स्टेबल। आगे बढ़ते हैं गाइस, द एम शेल, बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 33 की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एम शेल इज विच नंबर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे पूछा गया है एम शेल का एनर्जी लेवल का नंबर क्या है। तो जैसे कि हमने देखा था के एल एम, एम आता है गाइस एन इज इक्वल टू थर्ड, थर्ड एनर्जी लेवल पे आता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी थर्ड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 34 की। यहाँ पे क्लोरीन एवरेज एटॉमिक मास इज 35.5 म्यू। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास का इज 35.5 म्यू है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ये किस कारणों से है, किस रीजन से है, प्रोटॉन मास, आइसोटोप रेशियो, एरर, इलेक्ट्रॉन काउंट। समझते हैं गाइस एक चीज, यहाँ पे जो क्लोरीन एटम होता है गाइस, क्लोरीन का एक्चुअली आइसोटोप होता है, 2 आइसोटोप होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, ये हमें पता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, आइसोटोप होता है। अब यहाँ पे जो मास नंबर है एक 35 है और दूसरा 37 होता है गाइस। अगेन यहाँ पे जो हम एवरेज निकालेंगे गाइस वो कैसे निकालते हैं हम, इसका हमें पता है ये 3:1 रेशियो में पाया जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए गाइस। 3:1 रेशियो में अगर ये पाया जाएगा तो बेसिकली अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो मैं क्या करूंगा, 3x लूंगा और दूसरे वाले को x लूंगा और दोनों का जो टोटल क्वांटिटी आएगा मुझे 4x आएगा। तो अगर मैं निकालूं जो ये 1 है, 1 को मैंने दोनों को इंटू से इंटू करना रहता है हमें x से। अब अगेन अगर मुझे निकालना है कि ये कितने रेशियो में है, तो बेसिकली ये एबंडेंट है, ज़्यादा गाइस ये एबंडेंट है, ये 3 रेशियो में, ये 3 टाइम्स है इसके और ये 1 टाइम है, ठीक है ना, ये कम क्वांटिटी में है। तो ये एक साथ मिलते हैं गाइस, एक साथ। ये कोई अगर मुझे मान लीजिए इधर पे कुछ और जैसा मिला तो यहाँ पे क्लोरीन और ये दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है ना, ठीक है, 3:1 रेशियो में बॉन्ड बनाए हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे जो इसका परसेंटेज अगर हम निकालें तो ये टोटल ये आ गया मुझे, तो परसेंटेज x/4x अगर मैं करूँ इंटू 100% करूँ तो गाइस क्या आएगा मुझे, 425%। तो ये गाइस मेरा कितना होता है, ये 25% होता है और ये 75% होता है, ये भी आपको पता लग गया, ठीक है। अब आपको आइडिया मिल गया होगा इतना ज़्यादा रहता है और एक कम क्वांटिटी में रहता है बट एक साथ। अब यहाँ पे एक और चीज़ गाइस हम समझते हैं, ये जो 35.5 म्यू है ये हम कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली गाइस हमें रेशियो इसका पता लग गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये मास नंबर 35 है इसका, तो इसका अगर 35 मास नंबर है और ये कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 75% में प्रेजेंट है। तो बेसिकली मैं इसको क्या कर दूंगा गाइस, 75/100 में कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्लस ये कितना है, बेसिकली मैं इधर क्या कर रहा हूँ गाइस, 75% ऑफ 35 म्यू निकाल रहा हूँ, 75% ऑफ 35 म्यू प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पे 25% ऑफ 37 म्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू तो आपको कुछ ऐसा आएगा 75/100 इंटू ऐसे आप निकालेंगे और जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 35 इन दोनों को आप ऐड करिएगा और देखिएगा आपको मिलेगी वैल्यू 35.5 म्यू, ठीक है गाइस। तो ये होता है मेरा क्या, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। आई होप आपको गाइस एक क्लैरिटी मिल गई होगी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। सो आइसोटोप का जो रेशियो रहता है वो 3:1 रहता है नेचुरली, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर अबंडेंस। नाउ हु यूज्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हु यूज्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग टू फाइंड द न्यूक्लियस। तो किसने यूज किया था गाइस, ऑफ कोर्स रदरफोर्ड ने यूज किया था, हमने पहले भी देखा ये, ठीक है ना, अर्नस्ट रदरफोर्ड, हिज एक्सपेरिमेंट चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉरएवर। आगे बढ़ते हैं गाइस। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एन शेल, N इज इक्वल टू 4, मैक्सिमम नंबर कितने रहते हैं गाइस, N इक्वल टू 4 रहते हैं।
सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, n शेल में बोला जा रहा है, तो उसका जो वैल्यू है वो 4 है। तो हमारे पास बोर्ड्स ने फॉर्मूला दिया था 2n², तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 4 रखेंगे और हमें अभी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। 4² 16 होता है, 2 × 16 एंड हेंस 32 इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल जाएंगे। सिंपल, 32 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 37, द हेवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स। सो हेवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स और कौन है गाइस हेवीएस्ट, इलेक्ट्रॉन तो लाइटेस्ट है, नेग्लिजिबल मास होता है इसका, एंड न्यूट्रॉन्स गाइस, यही दो हेवीएस्ट होते हैं और ये तो गाइस और छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल मास, इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लिजिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ गाइस। यहाँ पे एन एटम विथ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू हैव एन, एक एटम जिसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहा जाता है, ऑक्टेट। सिंपल, देखा था गाइस हमने, एटम विथ ऑक्टेट आर केमिकली स्टेबल, और ये केमिकली स्टेबल रहते हैं, मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 39, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ठीक है गाइस। तो अगेन ये भी हमने देखा था गाइस, आप निकाल लेंगे अब तो आराम से कि Kl आप करिए, 17 एटॉमिक नंबर है तो इधर 2 होगा मैक्सिमम, इधर 8 होगा, 2 8 10 और इधर पे 7 बच गया। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन या तो ये लूज करेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाएगा। तो आसान क्या रहेगा इसके लिए गाइस, गेन करना आसान रहेगा लूज करने से। 6 जहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उससे बहुत आसान 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। तो गेन करेगा 1 और जैसे ही ये गेन करेगा इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव कितना गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो -1 की वैलेंसी हो गई इसकी Cl-1। सो द राइट ऑप्शन इज 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, टू रीच स्टेबिलिटी, और स्टेबल हो जाएगा। आगे देखिए, द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्या ये बात सही है, एटम अपने में गाइस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वाई पूछा गया, वाई। सो ऐसा क्यों होता है गाइस, तो ये जो असर्शन है ये सही है, अपने में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट क्यों होता है, ये सही रीजन क्या है उसका, क्या प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, ऑल इक्वल। सो गाइज यहाँ पे समझिए कि आप ऐसा समझिए गाइज, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए जो मेन फैक्टर रहता है, हम बार बार देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर वो गेन करेगा या लूज करेगा तो स्टेबल होगा, तो फैक्टर तो इलेक्ट्रॉन है गाइज पहले तो। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होने चाहिए, अगर ये नंबर सेम रहा तो जो मेरा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माय राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव चार्जेस बैलेंस नेगेटिव चार्जेस इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो हियर वी एंड द 40 MCQ सीरीज गाइज। आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और गाइज सारे ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ मैंने कोशिश की है गाइज कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया जाए इधर पे, और आई होप ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर ही कर लिया है। मैं रिकमेंड करूँगा गाइज आप टेक्स्ट बुक रीडिंग ज़रूर करिए, एक लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक रीडिंग करिए, जिससे कि आप में और ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगा। तो गाइज कुछ ना कुछ अगर आपको डाउट बचा फिर भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक्स दे सकते हैं गाइज कमेंट में, एंड लाइक कर सकते हैं गाइज वीडियो को, हमें उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि आप लोग के लिए और भी इस तरीके की वीडियो हम बना सकें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, तो तब तक के लिए गाइज गुड बाय, हैव अ नाइस डे।